सुनिए आपने सबने होगी एक यात्रा दांडी की, इतिहास ने पूरी शिद्दत से गाई महिमा गांधी की। वहां नमक खुला विशाल गहरे समंदर में, किंतु एक और बंदर के, दूजी और समंदर में अंडमान द्वीपों की माला, किंतु गहरे अंधेरों में, क्योंकि पानी था वो काला। वो काला वो काला क्योंकि गोरों की काली करतूतें उसमें थी, जहां चीखों चित्कारों में आजादी की कस्में थी। शोक समंदर का सारा उन चीजों में ही खोया था। अरे समंदर भी लगता था काले आंसू रोया था। अरे जतन लाख करूं तो आए ना कल्पना आंखों में, खूनी निर्मम यातनाएं जो झेली गई सलाखों में। मानव अधिकार के रखवाले जो खुद को सभ्य बताते थे, नर पिशाच भी खौफ खाए ऐसा उन्हें सताते थे। पागल श्वानों से बदतर गोरों की मनमानी थी। आओ सुनाऊं आज कहानी सजाए काला पानी की। आओ सुनाऊं आज कहानी सजाए काला पानी की। ऐसी काला पानी की सजा जिन्होंने झेली, जिन्होंने यातनाएं झेली, उनमें से एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, जिनको बहुत वर्षों तक उनका योगदान जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, और उन्हीं की कुछ वृत्तांत हम आज लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। और जो काला पानी के लेखक हैं, अब आप तक समझ में आ गया होगा कि हम किन की बात कर रहे हैं, हम कौन से स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। हमने विनायक दामोदर सावरकर का चित्र भी लिया है, और आपने ज़्यादातर, क्योंकि हम बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उनमें इनके नाम के आगे ही वीर चलन से ऐसा हो गया। ऐसी वीरता की इन्होंने क्या चीज़ें की कि आज समाज में सावरकर मतलब वीर और वीर मतलब सावरकर हो गया। ऐसा ही कौन सी यातना इनको दी गई काला पानी में, इन्होंने ऐसा क्या इतिहास, काला पानी अपनी जो उपन्यास लिखा है इन्होंने, उसमें से कौन सी यातनाओं के बारे में लिखा, वो गोरे नरपिशाच क्यों हो जाते थे, सब आज बात करेंगे अपन। तो ये क्लास शुरू करते हैं हमारी। आज के जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर की। विनायक दामोदर सावरकर इन्हीं को वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। वीडी सावरकर, इन्हें ही वीर सावरकर कहते हैं, इन्हें ही स्वातंत्र्य वीर के नाम से जानते हैं। ऐसे विनायक दामोदर सावरकर की हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये जो दामोदर सावरकर है, अगर हम इनकी जीवनी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो एक स्थान है भागुर। भागुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये नासिक के पास में है। कभी कभी भागुर नहीं आता तो अपना ये नासिक भी ऑप्शन में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो भागुर में इनका जन्म हुआ, और जन्म होता है 28 मई 1883। 1883। और किसका जन्म है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। 1883। तो उस साल से अपन याद करेंगे, चीज़ों को याद करने के लिए इंटर रिलेटेड चीज़ जरूरी है। तो आप कमेंट में ज़रूर 1883 में किस महान स्वतंत्रता सेनानी या किस और महान व्यक्ति का जन्म हुआ है, ज़रूर आप कमेंट में आंसर देंगे। तो भागुर में नासिक के पास जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म होता है 28 मई 1883। एक यहीं पर अगर हम बात कर लें मृत्यु की भी, तो इनकी जो मृत्यु की तारीख है वो 26 फरवरी 1966। और मृत्यु हुई इनकी बम्बई में। बम्बई भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने पास आ गई। आजकल लोग इतने भोले भाले भी नहीं हैं कि वो जन्म में और मृत्यु की तारीखें दे देवे, और दे दे तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। 1883 भी मैं बताऊंगा आपको कमेंट में किसका जन्म हुआ, और 1966 के अंदर भी
किसकी मृत्यु हुई थी, तो वो भी आप याद करें तो इंटरलेटेड करके ये दोनों चीज़ें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपनी को। अब जहाँ तक बात करें इनके पिता का नाम, तो इसके इनके नाम में निकल जाएगा अपने दामोदर सावरकर। तो इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर। ये महाराष्ट्रियन लोग या साउथ इंडियन लोग अपने नाम के साथ में अपने पिता का, दादा का नाम भी जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनके पिता दामोदर सावरकर, माता का नाम राधाबाई, एक अपने इनके भाई का जिक्र और कर लेते हैं, अभी मैं बात करूंगा क्यों कर रहे हैं। इनके बड़े भाई का जो नाम था वो था गणेश, और भाई के बाद ही पत्नी लेते हैं, तो पत्नी का नाम यमुना बाई। यमुना जी की जय, क्योंकि हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार हैं, तो माता पिता भी दामोदर भी होंगे। दामोदर की पत्नी राधा ही है वैसे भी, भगवान दामोदर कृष्ण थे तो, और भाई गणेश जैसा, पत्नी यमुना जैसी, तो बहुत अच्छा परिवार, बहुत सुखी परिवार था। लेकिन ईश्वर के सामने ईश्वर को मंजूर नहीं था ये परिवार सुखी हो। तो इनका सबसे पहले बहुत कम आयु की, जब इनकी आयु रही थी, तो उसी समय इनकी जो माता है, इनका नाम था राधाबाई, उनका देहांत हो जाता है, और लगभग इनकी आयु रही होगी 6 वर्ष की। तो जब 6 वर्ष की आयु में ही इनकी जो माता है, उनको एक बीमारी थी हैजा, विब्रियो कोलेरा, वो नाम सुना होगा आपने, साइंस में पढ़ते हैं हैजा। उस हैजे के कारण इनकी जब आयु कितनी रही थी, 6 वर्ष, यानी 1889 के आसपास, है ना, इनके माता जो है वो उनका देहांत हो जाता है ना, 1889 के आसपास इनकी माता का देहांत हो जाता है। दामोदर सावरकर इनके पिता थे, कुछ समय बाद वो भी चल बसते हैं प्लेग से। 1889 तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म है नहीं, 1892। ये बाबरी मस्जिद से 100 साल पहले का याद कर लेना आप। कोई पूछते नहीं है माता का देहांत कब बोले, फिर भी मैंने एक बात, छोटी सी उम्र के अंदर इनकी माता का देहांत हुआ। माता को था हैजा, पिता को था प्लेग। कुछ समय बाद 1899 के अंदर, अपन पढ़ते नहीं पढ़ते वो छपनिया काल, मैंने कहा चीज़ों को इंटरलेटेड रखोगे याद हो जाएगा। तो लगभग उस समय में इनके पिता का देहांत हो गया, पिताजी चल बसे, माताजी चल बसी, सारी जिम्मेदारी आ गई इनके भाई पर। भाई गणेश ने अच्छा लालन पालन किया और बहुत अच्छी जगह इनका विवाह किया। पत्नी का नाम यमुना बाई, पत्नी का नाम क्या था, यमुना बाई। तो ये पत्नी, जब इनका विवाह हो गया 1901 के आसपास, जब इनका विवाह हो गया तो इनके ससुर ने कहा कि यार मेरा दामाद जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं तो अपना सारा धन लगा दूंगा बोले, लेकिन इसको पढ़ा के रहूंगा। तो उन्होंने इनको भेजा फर्ग्यूसन कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज थी उस समय में, फर्ग्यूसन कॉलेज में। और फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ थी, तो पुणे में, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया। फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया, और इनके ससुर जी ने इनको कहा कि मैं तो आपको और ज़्यादा पढ़ाऊंगा, आप तो होशियार हो, विद्वान हो। लेकिन इनका जो विचार था वो हिंदुत्व वाला था, वो अभिनव भारत का निर्माण था। तो इन्होंने विवाह से पहले ही बहुत उग्र नेचर का, या हम कह सकते हैं कि बहुत क्रांतिकारी विचार इनके थे। तो इन्होंने नए जो बच्चे हैं, नए यंग पीढ़ी है, उनको टच किया। और विवाह से पहले 1899 में अगर हम बात करते जाएं, 1899 के अंदर इन्होंने नवयुवकों को मिलाकर मित्र मेला लगाया। भाई फ्रेंड्स हैं हम, तो क्रांतिकारी नहीं है, आओ बिगाड़ लो कुछ। ये तिलक से बहुत प्रभावित थे, और बाल गंगाधर तिलक इनसे बहुत प्रभावित थे। आगे हम बात करेंगे, तिलक का इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये तिलक से बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने नवयुवकों के साथ में एक मेला लगाया, मित्र मेला, अध्ययन करते समय। और उसी के बाद उन्होंने 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। आप कमेंट में आंसर करके बताइए, अभिनव भारत संगठन जो है वो समाप्त कब किया इन्होंने? खुद नहीं कर दिया, इसका निर्माण इन्होंने किया, विसर्जन भी इन्होंने ही कर दिया। और ये कब किया, ये आप कमेंट में करके बताएंगे मेरे को। तो 1899 नवयुवकों के साथ मित्र मेला लगाया। 1904 में अभिनव भारत की इन्होंने स्थापना की।
अब 1905 में जिस समय अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल भंग किया, बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया, उस समय इन्होंने भी अपना विरोध दिखाया। और विरोध में इन्होंने क्या किया, विदेशी जो कपड़े थे उन विदेशी वस्त्रों की इन्होंने क्या जलाई, होली जलाई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। कब जलाई भाई, ये 1905 में जलाई इन्होंने। तो 1899 में मित्र मेला लगाया, 1904 में इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अभिनव भारत की स्थापना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 499 5 पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे। जब विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे, जब ये अभिनव भारत संगठन खड़ा कर रहे थे, नवयुगों का मेला लगा रहे थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक के नजर में आ गए और उन्होंने इनको कहा कि आप पढ़ने जाइए। लेकिन फीस कहाँ, तो कहा मैं आपको छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। तो 1906 के अंदर, 1906 में इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा से छात्रवृत्ति मिली और ये पढ़ने के लिए कहां चले गए, लंदन। और उस समय मोटी मोटी डिग्री बैरिस्टर के लेके आते, लंदन में पढ़ा हुआ वकील है, तो यह अंग्रेजों से जोरदार बहस करेगा। तो 1906 में ये कहां चले गए, लंदन चले गए। लंदन जाके भी कोई शाना बैठेंगे क्या, नहीं। जब इंडिया के अंदर नहीं रहे तो वहां तो थोड़ा सा लिबरल था, तो इन्होंने साल आया 1907। अब 7 में क्या हो रहा है, 7 में 50 साल पूरे हो रहे हैं किसके, 1857 की क्रांति के। तो इन्होंने वहां जयंती मना डाली। इन्होंने 1907 में 1857 क्रांति की जयंती मनाई और बड़ी धूमधाम से मनाई। अब अंग्रेज इनको तिरछी नजर से देखने लगे कि ये आदमी खराब करेगा यहाँ, ये अपने बच्चों को खराब करेगा यहाँ के, ये क्रांतिकारी विचार पैदा कर रहा है। और जब क्रांतिकारी विचार थे, उन्हीं दिनों इन्होंने 1857 की क्रांति पर 50 साल पूरी हुई थी, तो ये पूरा रिसर्च करने लगे कौन से राजा ने क्या रोल अदा किया, है ना, किस किस राजा का क्या रोल रहा, कौन कौन से क्रांतिकारी अंग्रेजों ने कैसे दबाया, किस तरह उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, एग्जाम का विनायक दामोदर सावरकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये एक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन्होंने 1908 में मराठी भाषा में पुस्तक लिखी, कौन सी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। देखो इनके द्वारा रचना की गई पुस्तकों के अंदर अगर प्रश्न पूछे तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा जा सकता है। एक अपने इतना गीत गाया वो काला पानी का था, और ये काला पानी क्या है, ये उपन्यास है इनका। और एक और महत्वपूर्ण, बहुत 40 से 50 कविताएं और पुस्तकें हैं इनकी, लेकिन सारा अपन को नहीं पढ़ना है। एक है इनका मेरा आजीवन कारावास, मेरा आजीवन कारावास, ये आत्मकथा है इनकी, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। तो यहां तक अपन ने बात की। 1899 में मित्र मेला लगाया, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की, 1905 में जब होली जलाई तो होली जलती है, आग दिखती है, धुआं दिखता है, तो तिलक की नजर में आ गया। आप जाइए श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास, लंदन हाउस, लंदन में इंडिया हाउस में आप जाइए, और 1906 में छात्रवृत्ति मिल गई, 7 में पहुंचे और 50 साल पूरे हुए, तो वहां पे धमाका कर दिया और किताब लिख दी। किताब कौन सी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो मैंने एक्स्ट्रा किताबें लिखी, अभी नहीं लिखी इन्होंने, बाद में लिखी है, लेकिन ये 1908 में इन्होंने किताब तो लिख दी, लेकिन कोई छापने को तैयार नहीं हुआ, कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। यार मरवाओगे क्या, जान ले जाएगा, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी यातना होगी, ये क्या लिख के लाए, कोई छापने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से उस किताब को हॉलैंड में छपाया। इतना लोग अंग्रेजों से डरते थे कि वो पुस्तक जाके कहाँ छपी, हॉलैंड में छपी, और ट्रांसलेट किया उनको इंग्लिश में ताकि समझा जा सके उसको। उसका ट्रांसलेशन हुआ मराठी से बाद में, और हॉलैंड में उसको छपाया गया। अब छपाए तो इनकी पुस्तक, ये पुस्तक ऐसी थी, पहली पुस्तक ऐसी, इनके कुछ इकलौते काम पढ़ेंगे अपन, तो छपने से पहले ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया था। तो अब प्रतिबंधित पुस्तक को भारत लाया कैसे जाए,
तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में भारत धीरे धीरे भेजा गया और उन टुकड़ों को, उन भागों को कहते हैं पिकविक पेपर्स। क्या कहते हैं? पिकविक पेपर्स। या एक और नाम इसी को दिया गया है, वो है स्क्रैप पेपर्स। स्क्रैप, ठीक है ना। इनको टुकड़ों के अंदर भारत भेजा गया, स्क्रैप पेपर्स। और उस पुस्तक को 4 संस्करण में प्रकाशित हुआ। वो एक तो इन्होंने खुद ने किया, एक करा लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने, ये लाला हरदयाल कहां थे? वो ये अमेरिका में थे भाई। गदर को हो, गद्दार को हो, अमेरिका में। गरीब को हो, लाचार को हो, हमको है विश्वास एक दिन घायल हिंदुस्तान उठेगा, हिंद की आज़ादी के मतवालों का एक तूफान उठेगा। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक। तो लाला हरदयाल ने इसको अमेरिका में छापा और अपने भगत सिंह जी ने इसको हिंदी में प्रकाशन कराया और चौथा संस्करण इसका सुभाष चंद्र बोस ने कराया। तो ये इस तरह से इसका 4 संस्करणों में प्रकाशित हुई। पिकविक पेपर्स, स्क्रैप पेपर्स इसको नाम दिया गया। अब वहां लंदन के अंदर, ये तो अपन ने देख लिया, नाविकों के साथ मित्र मेला वापस रिवाइज करो मेरे साथ। अभिनव भारत की स्थापना 1905 में होली जलाई, नजर में आ गए। 6 में श्यामजी कृष्ण के साथ मिलकर लंदन चले गए। 7 में 50 साल पूरे हुए हैं तो वहां जयंती मना ली। 1908 में मराठी भाषा में इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, बाद में ट्रांसलेट हुई। इसके अलावा इनकी पुस्तकें काला पानी उपन्यास है, मेरा आजीवन कारावास है, और इसको स्क्रैप पेपर्स या पिकविक पेपर्स के रूप में भारत में लाया गया। अब 1909 में आजादी के मत वाले, तो उससे पहले इन्होंने एक लंदन में एक फ्री सोसाइटी की स्थापना की थी, फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से। फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से फ्री इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। अब वहां पे एक बड़ी घटना घट गई 1909 के अंदर। मदन लाल ढींगरा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मदन लाल ढींगरा, गोली मार दी इसने, है ना। जो कर्जन वायली था अंग्रेज, उसको गोली मार दी मदन लाल ढींगरा ने। कर्जन वायली को गोली मार दी। ये एक बड़ी घटना हो गई जिससे लंदन दहल गया। अरे भारतीय लोग यहां के मारना शुरू हो गए, अब कैसे बचेंगे। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को जब गोली मार दी, अब उनकी नजर में, अंग्रेजों की नजर में पहले से चढ़े हुए थे, तो उन्होंने इन पे आरोप लगाया कि उसने जो पिस्तौल मारी है गोली, वो पिस्तौल उपलब्ध कराने के अंदर इनका रोल रहा है। उसी समय जैक्सन की हत्या हो गई। 1909 में ही जैक्सन की हत्या हो गई, उसमें इनको अभियुक्त बना दिया गया, बड़े बड़े केस लगा दिए इन पे। अब भाई साहब केस लगा के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इनको कहा कि अब लंदन तो क्या रखें, इनको भारत भेज देते अपन। तो इनको जब भारत भेज रहे थे तो 1910 के अंदर की बात है, 1910 में इन्हें कहां भेजा गया, इन्हें भारत भेजा गया। तो फ्रांस के पास में ही जगह है मार्सिलिया। मार्सिलिया, इनको लगा कि कोई परवाह नहीं है जान की, वहां जाएंगे मारेंगे, 2 के नाम पूछेंगे तो ये कूद गए। खुले समंदर के अंदर ये व्यक्ति जहाज से कूद गया, इसीलिए तो वीर सावरकर है ना। जान बचेगी तो बचेगी नहीं, देश के काम आएगी। ऐसी जान ही किस काम की जो देश के काम ना आए। तो मार्सिलिया के अंदर ये कूद गए समुद्र में, लेकिन वापस फ्रांस सरकार ने इनको पकड़ा, और उस समय वैसे कानून नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गैस्टर के रूप में वापस अंग्रेजों को सौंप दिया। और इन्हें 1911 से लगाकर 1921 तक अंडमान में जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर अपन बात करें तो वहां का जो एयरपोर्ट है वो इनके नाम पे है। उसका नाम है दामोदर सावरकर एयरपोर्ट नाम से है ना। वहां का एयरपोर्ट इनके नाम पे है। तो 1911 से 1921 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन्होंने कौन सी सजा काटी? काला पानी, जिसको काला पानी कहते हैं। अपने शुरुआत में कविता ली थी ना, काला पानी क्यों कहते हैं, तो इसलिए। तो इनको 2 बार आजन्म कारावास की सजा मिलने वाला है व्यक्ति। इनको एक बार रखा, फिर 2 बार, यानी 2 बार, जब तक मरे नहीं तब तक छोड़ना नहीं। आजन्म कारावास की इनको
सजा दी। इस बीच बीच में इनकी एक बार तरफदारी तिलक साहब ने करी थी और एक बार इनकी तरफदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अब कुछ लोग तो एक पेपर चलता है और वो पेपर भी दिखाते हैं, देखो देखो तुम्हारा वीर। जिस जेल के अंदर कोई सुविधा नहीं, जिस जेल में कोयले से कविता पुस्तकें ये अपनी दीवारों पे लिख रहे हैं, वहाँ कहाँ से, तो मुझे तो समझ नहीं आती ये बात, कहाँ से तो टाइपराइटर आएगा और कहाँ से इन्होंने साइन किए होंगे, कहाँ से माफीनामा भेजा होगा। तो इनको कहते हैं इन माफी लिखी और फिर इनको 1921 के अंदर रिहा किया गया। जबकि कुछ लोगों का कथन है कि तिलक और सरदार पटेल के कहने पर कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, इसलिए इनको वापस रिहा कर दिया गया। लेकिन मैंने फिर कहा, जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है, वो बदलता थोड़ी है। वापस कुछ साल बाद इनके पुत्र पुत्री हो गए, पुत्री जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम धर्म के लिए कुछ करेंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ा अस्पृश्यता उन्मूलन का आंदोलन खड़ा कर दिया और 1931 के अंदर बंबई में अस्पृश्यता आंदोलन, उसकी एक समिति बनाई और उस समिति के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में इन्होंने क्या की, अध्यक्षता की। ये अध्यक्ष बन गए किसके, अस्पृश्य आंदोलन समिति के। और बंबई के अंदर इन्होंने, बंबई में एक मंदिर बनाया जिसको बोला जाता है पतित पावन मंदिर, पतित पावन मंदिर, क्योंकि इनको लगा कि हमारा जो समाज है वो जकड़ा हुआ है, वहां बंदिशें आ गई है। और जो इन्होंने बंदिशें बताई वो 7 तरह की बंदिशें बताई। कौन कौन सी बंदिशें बताई, 7 तरह की बंदिशें बताई, जिसमें स्पर्श, इससे सवाल को मुझे नहीं लगता बढ़ना है कौन, लेकिन फिर भी स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, ये बंदिशें हैं कि कोई अस्पर्श व्यक्ति उसको छूना नहीं, छूती पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, अनटचेबिलिटी जिसको अपन कहते हैं, है ना। रोटी नहीं लेनी, बेटी किसी को अपने समाज के अलावा नहीं देनी है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवसाय नहीं करना है जो, अरे साफ सफाई का काम करना कोई गलत है क्या, कोई नहीं करेगा तो क्या हम कचरे में पड़ रहेंगे। कोई व्यक्ति अगर मान लो कोई पशु का व्यवसाय करता है तो क्या इतने सारे पशु साइंस के हिसाब से बढ़ जाएंगे क्या, तो इकोसिस्टम को क्या, तो इनका विचार अलग था थोड़ा, है ना। तो एक सिंधु बंदी, सिंधु से मतलब हम सागर को लेते हैं, सागर जो पार करके चले गए तो धर्म भ्रष्ट हो गया उसका, नहीं ऐसा कुछ नहीं। शुद्धि बंदी, यानी हिंदू धर्म से कोई कन्वर्ट होकर चला गया है तो उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता क्या, वो वापस अगर लौटना चाहे तो हिंदू नहीं रहेगा क्या, ये बड़े पुरजोर समर्थक थे। शुद्धि बंदी हो रही है। एक वेद बंदी, वेद को पढ़ना भी बंद कर दिया है। तो इस तरह से इन्होंने स्पर्श, रोटी, बेटी, व्यवसाय, सिंधु, शुद्धि और वेद बंदी, इस तरह 7 तरह की बंदिशें बताई, है ना। 7 तरह के हमने क्या कर रखे, बंद कर रखे हैं एक दूसरे इस तरह से। तो ये चीजें उन्होंने आइडेंटिफाइड की, समाज के अंदर क्या कुरीतियां हैं, क्या कमियां हैं, धर्म हिंदू कैसे आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या समाज के लिए अच्छा रहेगा। और इस तरह ये 1937 के अंदर हिंदू महासभा का सम्मेलन हुआ। हिंदू महासभा का सम्मेलन हुआ ये अहमदाबाद में, और वहां पर हिंदू महासभा के ये क्या बने, ये वहां पर क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। और 1937 से लगाकर 1943 तक अध्यक्ष, 1937 से लगाकर 1943 तक अध्यक्ष रहे। 6 बार 7 बार कितना हो रहा है देखना। तो ये अध्यक्ष रहे, है ना। अहमदाबाद के अंदर हिंदू महासभा के पहली बार अध्यक्ष रहे। इन्होंने मराठी एक सम्मेलन भी बुलाया जिसको बोलते हैं 1938 में मराठी साहित्य सम्मेलन, मराठी साहित्य सम्मेलन भी बुलाया इन्होंने, और उसकी क्या की, अध्यक्षता की, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। उसके क्या रहे, ये अध्यक्ष रहे। 1945 में इन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू महासभा सम्मेलन किया, है ना। अखिल
भारतीय रजवाड़ा हिंदू महासभा का सम्मेलन इन्होंने किया और उसकी क्या की, अध्यक्षता की। 1945 में की इन्होंने, ठीक है ना। किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई? तो बाद में जब आज़ादी हुई 30 मार्च 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी गई तो उसके संदेह इन पर गया, यानी गांधी जी की हत्या में भी इन पर संदेह हुआ। गांधी जी की हत्या में इन पर क्या रहा, संदेह रहा। इन पर कई केस चलाए गए और बाद में भारत सरकार ने सरकारी तौर पर माफी मांगी इनसे, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हिंदुत्व शब्द को गढ़ने वाले, अगर हम बात करें हिंदुत्व, ये जो शब्द है, ये हिंदुत्व शब्द को गढ़ने वाले अपने हिंदुत्व के अंदर इन्होंने व्याख्या की और हिंदू से ये शब्द बनाया इन्होंने। हिंदू से क्या बनाया? ये हिंदुत्व शब्द तैयार किया इन्होंने, हिंदुइज्म, है ना। अभी कोर्ट ने एक टिप्पणी भी दी थी ना। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे। कुछ चीजें यूनिक तौर पर सावरकर जी के साथ हुई, जिनमें अगर हम बात करें 1907 के अंदर, 1907 में एक जर्मनी के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय सोशल कांग्रेस अधिवेशन। अंतरराष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ ले रहे हैं अपन। अंतरराष्ट्रीय सोशल कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ? जर्मनी में था, जर्मनी में बुलाया गया था। और इसके अंदर एक मैडम कामा थी, उसने ध्वज फहराया। मैडम कामा ने ध्वज फहराया। वो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने, वो जो ध्वज था वो राष्ट्रीय ध्वज इनके द्वारा तैयार किया गया था। इनके द्वारा क्या किया गया था? वो तैयार किया गया था। 1907 में जर्मनी की बात है। ये हिंदुत्व शब्द के जनक थे, हिंदुत्व शब्द के जनक, हिंदुत्व शब्द के जनक थे। इनके द्वारा ही ये हिंदुत्व शब्द जो है वो गढ़ा गया है, इतना प्रचलन में हुआ। जब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, हिंदू धर्म का त्याग किया, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा अंबेडकर अब जाके सच्चे हिंदू बने हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी विनायक दामोदर सावरकर का है। यानी अंबेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर सावरकर ने कहा, क्योंकि ये तो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का ही पार्ट मानते थे, कि अंबेडकर अब जाकर सच्चे हिंदू बने हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी विनायक दामोदर सावरकर का है। इसके अलावा लंदन के अंदर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रथम व्यक्ति, हालांकि श्यामजी कृष्ण वर्मा थे वहां, लेकिन एक नवयुवकों के अंदर जिस तेजी से इन्होंने प्रचार किया, ये वो व्यक्ति जिन्होंने बैरिस्टर किया लेकिन डिग्री रोक ली, परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण केवल इन्हीं की डिग्री रोकी थी, बाकी सबको दी थी। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाले ये प्रथम व्यक्ति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम इन्होंने ही दिया। विनायक दामोदर सावरकर के बहुत सारे विचार हैं। ये जो ये पहले राजनीतिक कैदी हैं, प्रथम राजनीतिक कैदी हैं जिनका मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है ना, वहां पर चला है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला है। हेग है ना, में चला, एक ही मात्रा है, कोई बात नहीं। तो ये पहला राजनीतिक कैदी है।
इनके विचार इतने थे कि हिंदू धर्म में उस समय जब गाय को माता ये करते थे, ये कहा गाय को माता वाता नहीं मानता, गाय एक उपयोगी पशु है, ये भी कहने वाले यही थे। गाय क्या है? गाय केवल एक उपयोगी पशु की बात ही है। इन्होंने सबसे पहले गोवा की मुक्ति की आवाज उठाई, गोवा की मुक्ति की आवाज इन्होंने सबसे पहले उठाई, सर्वप्रथम उठाई कि भारत आजाद हो गया है, अब गोवा को भी आजाद कराओ। सबसे पहले गोवा पे नजर भी इनकी गई। इसके अलावा जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था तो भारतीय लोग उत्सव मना रहे थे, तो उस समय भी इन्होंने एडवर्ड सेवंथ के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने कहा ये गुलामी का उत्सव है। क्या कहा? गुलामी का उत्सव, और जाति और देश के प्रति क्या है? द्रोह है ये, कि आप किसका राज्याभिषेक का उत्सव मना रहे हो? एडवर्ड सप्तम का। इतने क्रांतिकारी विचार थे इनके। उस समय में जब गाय को माता मान रहे थे, देवी मान, तो ये कहते केवल उपयोगी पशु है। हिंदू धर्म में शुद्धिकरण की भी अनुमति होनी चाहिए, सिंधु बंदी नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो वो धर्म से बाहर नहीं जाता। तो ऐसे विचार इनके धर्म को लेकर थे, हिंदुत्व को लेकर चलने वाले थे। हिंदुस्तान या हिंदुत्व शब्द की व्याख्या इन्होंने बहुत अच्छे से करी, और वो यातनाएं झेली। जब अंग्रेज जो है कई व्यक्ति को कई दिनों तक खाना नहीं, और नारियल से वहीं से तेल निकलवाते थे उनसे, और बहुत मतलब यातनाएं जिनको अपने व्याख्या नहीं कर सकते, इस तरह की यातनाएं दी जाती। ऐसी सजा इन्होंने देखी अपनी आंखों से और झेली। तो विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित हमने लगभग सभी प्रश्न ले लिए हैं, और हमने कंपटीशन की दृष्टि से इस क्लास को लिया है। तो हमने कंपटीशन से आधारित एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी कोई नहीं छोड़े हैं। तो आप जुड़े रहिए दिशा इरादत के साथ, क्लासेस को शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।